नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज जो चर्चा है वो जन्म कुंडली में कारक और अति विशिष्ट कारक ग्रह से संबंधित है। मेरे दूसरे चैनल पर आपने इस विषय को पूर्व में भी देखा है और समझा है, परंतु प्रिय दर्शकों, इस चैनल पर मैं प्रयत्न तो यही कर रहा हूं कि वो सभी कार्यक्रम आपके सम्मुख लेकर के आऊं जिससे ज्योतिष को समझना आपके लिए बेहद सहज और सरल हो जाए। प्रिय दर्शकों, आज इस विषय की क्या उपयोगिता है पहले ये समझिए। विगत कई दिनों से मैं लगातार ऐसी कुंडलियों का ही गहन अध्ययन कर रहा था जिसमें कोई विशेष राजयोग नहीं थे, यानी उस जन्म कुंडली में न तो कोई महापुरुष योग, न तो गजकेसरी योग, यानी कोई विशेष महान योग नहीं, पर फिर भी जातक अपने जीवन काल में बेहद श्रेष्ठ, धन और समृद्धि के मामले में, सुख समृद्धि के मामले में बेहद सफल। और जब उन जन्म कुंडलियों का मैंने विशेष अध्ययन किया तो पाया कि विशेषता उस कुंडली की यही है कि उसमें ग्रह अपने कारक अथवा अति विशिष्ट कारक भाव से संबंध बना रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बोर्ड आपके बस सहयोग के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे ज्योतिष के जितने दर्शक हैं उनके लिए इस बोर्ड की कोई विशेष आवश्यकता अब नहीं रह गई है, पर फिर भी मैंने बोर्ड बना दिया है। अगर आप नए दर्शक हैं तो आपको आसानी होगी इसको समझने में, और मेरे पुराने दर्शक हैं तब तो आपको आपकी जन्म कुंडली, बाकी कुंडलियां आपको रटी रटाई याद होंगी। आइए मैं इस विषय को आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में कोई न कोई ग्रह कारक होता है, तो वहीं कुछ ऐसे भाव हैं जहां ग्रह अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब यहां मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं कि जो कारक ग्रह है, यहां देखिए बोर्ड पर ग्रह तो लिखे हैं परंतु अंक मैंने नहीं लिखा है। क्यों? मैंने काल पुरुष का भी अंक नहीं लिखा, मेष राशि, मेष लग्न की कुंडली नहीं बनाई। क्यों? यह समझिए। प्रिय दर्शकों, अगर ग्रह कारक है तो राशि के प्रभाव से, यानी मान लिया जाए कि हम चर्चा कर रहे हैं यहां तुला लग्न की कुंडली हो, तो तुला लग्न की कुंडली में सूर्य लग्न में कारक होने के बावजूद नीच राशि में हुए तो उनके प्रभाव में कमी आएगी, पहला पॉइंट। लेकिन जो ग्रह जिस भाव में अति विशिष्ट कारक है वो चाहे किसी भी राशि में हो, उसके प्रभाव में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। यह समझने का विषय है। एक उदाहरण सब देखिए। प्रिय दर्शकों, लग्न में चंद्रमा को भी, बुध को भी, गुरु को भी, सूर्य को भी, विशेष करके अगर आप जानते हैं तो बुध और गुरु लग्न में दिग्बली होते हैं। गुरु लग्न में कोई कारक ग्रह नहीं है परंतु दिग्बली होते हैं। बुध भी लग्न में दिग्बली होते हैं। सूर्य लग्न में कारक है, लेकिन अति विशिष्ट कारक चंद्रमा है। अब जरा सा समझने का प्रयत्न करिए। यहीं पर यदि मकर लग्न की कुंडली हो और देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो तो दिग्बली तो वो होंगे, लेकिन वो नीच राशि में दिग्बली माने जाएंगे, यानी उनके प्रभाव पर अंतर पड़ेगा। लेकिन वहीं चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में भी लग्न में बैठा हुआ है तो वो लग्न का अति विशिष्ट कारक ग्रह है, वो अपना अच्छा प्रभाव देगा। अब यहां रुक जाना होगा और समझने की आवश्यकता है, वो समझना भी होगा। क्या? प्रिय दर्शकों, अब सवाल खड़ा होता है कि चंद्रमा यदि लग्न में वृश्चिक राशि में बैठे हैं तो आपने जैसा कहा कि लग्न में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो क्या चंद्रमा के दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो ये बात ध्यान रखिए कि चंद्रमा यदि पक्षबल से कमजोर हो जाए। अब सवाल उठता है कि चंद्रमा जब पक्षबल से कमजोर होते हैं तो पापग्रह हो जाते हैं, और उस अवस्था में वो जातक को मानसिक रूप से अशांत करते हैं। लेकिन फिर भी जातक के लग्न में अगर चंद्रमा बैठे हैं और पक्ष बल से बली हैं तो वो
अति विशिष्ट कारक होंगे और नीच राशि में भी हैं तब भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, वो जातक के व्यक्तित्व में श्रेष्ठता लेकर के आएंगे। अब बाकी के जो ग्रह हैं ये कारक ग्रह हैं यहाँ के लिए, इनको वैसे तो कारकत्व मिलेगा। अच्छी राशियों में बैठे हैं, जैसे एक उदाहरण से लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है, गुरु सूर्य में से कोई भी एक ग्रह लग्न में बैठा है, आप जानते हैं कितना श्रेष्ठ होगा। वृषभ लग्न की कुंडली है, वहां चंद्रमा उच्च राशि में होते हैं, लेकिन बुध की यदि हम बात करें, चंद्रमा तो 12 राशियों में यहाँ किसी में भी होंगे, ठीक ही होंगे। वृषभ लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है, वहीं मकर या कुंभ लग्न की कुंडली है, तो यहां लग्नगत बुध का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी जो कारक ग्रह है वो राशि के अंतर से प्रभाव में उसके परिवर्तन होगा, लेकिन जो अति विशिष्ट है वो तो हमेशा अच्छा ही देगा। द्वितीय भाव में आप जानते हैं गुरु कारक होते हैं, केतु को अति विशिष्ट कारक माना गया है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, गुरु द्वितीय भाव में कारक हैं परंतु केतु अति विशिष्ट कारक। अब केतु अगर मजबूत स्थिति में, केतु के साथ एक बड़ी समस्या यही कि राहु केतु अपना प्रभाव नहीं देते हैं, वो जिस राशि में होते हैं उसी का प्रभाव देते हैं। अब जिस राशि में यहां पर जो भी राशि बनी होगी उसके राशिपति यदि मजबूत हैं तो केतु का दूसरे भाव में होना बढ़िया माना गया है, आकस्मिक धनदायक माना गया है। सो अति विशिष्ट कारक हैं केतु जन्म कुंडली के दूसरे भाव में। गुरु के बारे में आप जानते हैं धन के कारक होने के कारण जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अच्छा इनको माना गया है। लेकिन अब चूंकि समझने की आवश्यकता क्या है, अब मान लिया जाए कि देव गुरु बृहस्पति यदि कारक होकर के यहां पर बैठे हैं, लेकिन कैसे हैं तो शत्रु राशि में मान लिया जाए बैठे हैं, तो वो फिर बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, कहीं ना कहीं वो भावनाश की भी स्थिति उत्पन्न करेंगे और जातक को जीवन काल में परेशानी भी देंगे। तीसरे भाव की यदि हम बात करें तो तीसरे भाव में शनिदेव को अति विशिष्ट कारक माना गया है, लेकिन इस भाव में मंगल और राहु भी अत्यंत कारक हैं। और तीसरे भाव में मैं इन तीनों ही ग्रहों के अच्छे प्रभाव की चर्चा पूर्व में भी करता आया हूं। हालांकि शनिदेव के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, यहां एक बात और आपको समझाना चाहता हूं, जो अति विशिष्ट कारक ग्रह है वो अपना निसंदेह अच्छा ही फल देगा। लेकिन अब एक प्रश्न यहां खड़ा होता है कि यदि शनिदेव तीसरे में अति विशिष्ट कारक हैं तो उनके कुछ दुष्परिणाम, तो वो उनके दुष्परिणाम उनके स्वभाव में है, वो कुंडली के किसी भी भाव में होंगे, वो चाहे कारक भाव हो या अति विशिष्ट कारक भाव, उनकी दृष्टि का जो दोष है वो हमेशा रहेगा। वो चाहे किसी भी भाव में हो, उनका दृष्टि दोष हर भाव पर लागू होगा, उसमें कोई तर्क नहीं है। मंगल और राहु के बारे में आप जानते हैं यहां पर अच्छा है। अब मंगल को ही ले लीजिए, यहां पर बैठे मंगल कारक माने गए हैं, लेकिन षष्ठ पर दृष्टि डाल करके जातक किसी को कर्ज ले सकता है, खूब कारक होने के चलते उससे संबंधित चीजों को ले सकता है, दे नहीं सकता, देगा पैसा डूब जाएगा। चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा दोनों अच्छे माने गए हैं, जिसमें चंद्रमा यहां पर दिग्बली होते हैं, शुक्र भी यहां दिग्बली होते हैं, लेकिन शुक्र अति विशिष्ट कारक भी होते हैं क्योंकि सुख और ऐश्वर्य के कारक हैं। पंचम की बात करूं तो पंचम में केवल एकमात्र देव गुरु बृहस्पति ही कारक और अति विशिष्ट कारक दोनों होते हैं, परंतु अच्छा फल, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कारक हैं, सूर्य और बुध कारक नहीं इस भाव के, लेकिन अच्छा फल देते देखे जाते हैं। सूर्य के साथ कुछ कमियां भी हैं, बुध तो मान लीजिए ठीक है जातक को बुद्धिमान बनाता है, परंतु सूर्य के साथ कमी यह है कि ये जातक को संतान संबंधित परेशानी देते हैं, संतान में विलंब की स्थिति उत्पन्न कराते हैं। यानी रिश्तों के मामले में यहां सूर्य ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य का भी काम जलाना और विच्छेद कराना ही है। परंतु सूर्य का यहां एक फायदा है कि जातक को बुद्धिमान और मंत्रज्ञ बनाते हैं। मंत्रज्ञ का अर्थ है ऐसा जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष ज्ञान विज्ञान में बहुत शीघ्र ही सिद्धि पा लेता है। षष्ठ में अगर देखें तो शनि मंगल और राहु ये तीनों ग्रह, जिसमें शनि अति विशिष्ट कारक, राहु और मंगल कारक, लेकिन सूर्य भी षष्ठ में अच्छा फल देते हैं, शत्रुहंता योग सूर्य भी बनाते हैं। शनि के बारे में मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं कि एकमात्र शनि का यही भाव है जहां शनि सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक बनते हैं। सप्तम में शुक्र और चंद्रमा दोनों को ही अति विशिष्ट कारक माना गया है और दोनों क्रमशः स्त्री और पुरुष की कुंडली में दाम्पत्य को खराब करने का भी काम करते हैं। यानी पुरुष की कुंडली में शुक्र अकेला हो जाए सप्तम में तो दाम्पत्य खराब करता है, और चंद्रमा यदि स्त्री की कुंडली में हो जाए, पुरुष की कुंडली स्त्री की कुंडली में हो जाए तो ये दाम्पत्य जीवन को कोई बहुत अच्छा नहीं बन रहने देता। वैसे मैं कहूंगा कि पुरुष की कुंडली के लिए दोनों को ही यहां पर खराब माना जाएगा। यहां देव गुरु बृहस्पति भी स्त्री की कुंडली के लिए कारक माने गए हैं, परंतु एक बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर ये दोनों ग्रह अति विशिष्ट कारक हैं तो पुरुष की कुंडली में खराबी कैसे ले आएंगे? प्रिय दर्शकों, ये खराबी कई तरह अलग अलग परिस्थितियों में है। निसंदेह सप्तम का शुक्र पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो पत्नी को बेहद खूबसूरत बना देता है, भार्या रूपवती शत्रु, तो यहां पर एक अलग अपवाद लागू हो जाता है। फलतः दाम्पत्य जीवन में कई तरह की अलग अलग परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अकेले होने पर यह दाम्पत्य को खराब करते हैं और गुरु को स्त्री की कुंडली के लिए यहां कारक माना गया है। ऐसे गुरु कारक नहीं है, लेकिन स्त्री की कुंडली के लिए गुरु यहां पर कारक है। अष्टम में शनिदेव को कारक माना गया, लेकिन अति विशिष्ट कारक केतु को माना गया है। गौर करिए, अष्टम के शनि के बारे में आप जानते हैं
कारक हैं आयु वृद्धि कराते हैं लेकिन जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा। केतु की बात करूं, कारक हैं आकस्मिक धनदायक हैं लेकिन स्वास्थ्य में परेशानी दिलाते हैं। जातक को हिंसक पशुओं से, जानवरों से खतरा रहता है और वहीं पाइल्स इत्यादि के रोग भी ये देते हैं, गुप्त रोग की भी संभावनाएं उत्पन्न करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 9वां भाव, यहां पर गुरु अति विशिष्ट कारक है, सूर्य को कारक माना गया है लेकिन बुध और शनि भी अच्छा फल देते हैं। अच्छा फल, कारक नहीं, कारक गुरु और सूर्य ही हैं, जहां गुरु अति विशिष्ट कारक। जन्म कुंडली के 10वें भाव की यदि हम चर्चा करें तो बुध, सूर्य, गुरु, शनि, मंगल और राहु, ये सब के सब ग्रह यहां पर कारक हैं। मंगल अति विशिष्ट कारक है, बाकी के सारे ग्रह कारक, मंगल अति विशिष्ट कारक। और जन्म कुंडली के लाभ में देखें तो सूर्य अति विशिष्ट कारक, बुध बहुत अच्छा फल देते हैं कारक बन करके, तो गुरु और राहु का भी यहां बहुत अच्छा प्रभाव देखने में मिलता है लाभ के लिए। और जन्म कुंडली के 12वें में शुक्र कारक और अति विशिष्ट कारक दोनों एकमात्र ग्रह हैं। अब इन विषयों को आपने भली भांति समझ लिया। अब अपनी जन्म कुंडली में देखिए, ये देखिए कि कितने ग्रह अपने अपने भाव में आपकी जन्म कुंडली में कारक अथवा अति विशिष्ट कारक बनकर के बैठे हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कितने ऐसे ग्रह हैं जो अपने कारक भाव अथवा अति विशिष्ट कारक भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब इन सबको जरा कैलकुलेट करिए। प्रिय दर्शकों, जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली में सभी तरह के राजयोग हो, हर किसी की कुंडली में गजकेसरी योग हो, महापुरुष योग हो, यह जरूरी नहीं है। पर कारक ग्रह के अपने भाव में होने से, अति विशिष्ट कारक ग्रह के अपने भाव में होने से, कारक ग्रह के अपने भाव पर दृष्टि, अति विशिष्ट कारक ग्रह के अपने भाव पर दृष्टि होने से कुंडली बेहद मजबूत हो जाती है। और यूं समझ लीजिए कि मैंने ऐसे जातकों को जबरदस्त धन, सफलता, ऐश्वर्य प्राप्त करते देखा। अब यहां एक और पॉइंट आपको बताता हूं। प्रिय दर्शकों, कारक और अकारक को आपने समझ लिया। अब आप इतने पॉइंटों के बाद, यहां तक आपने लगभग सूत्र को पूर्व में भी समझा, इसलिए आपके लिए आसान है ये। अब आप एक काम करिए कि जन्म कुंडली में पहले तो अपने कारक और अकारक भाव को एक जगह लिख लीजिए कि कितने ग्रह कारक भाव में हैं, कितने ग्रह अति विशिष्ट कारक भाव में हैं, कितने ग्रह की दृष्टि कारक भाव पर और कितने ग्रह की दृष्टि अति विशिष्ट कारक भाव पर है। इतने पॉइंट आपने नोट कर लिए। अब आप एक अगला काम करिए कि जितने भी ग्रह कारक और अकारक भाव में हैं, अब देखिए कि वो मित्र राशि में हैं अथवा शत्रु राशि में। यदि वो ग्रह मित्र राशि में अथवा अपने शत्रु राशि में अथवा अपनी, मान लिया जाए अति विशिष्ट कारक होकर के बैठा है और उच्च राशि में बैठा है। एक उदाहरण से देखें तो उदाहरण मान के चलिए कि लग्न में ही चंद्रमा है, उच्च राशि में, पक्ष बल से भी बली हैं और अति विशिष्ट कारक तो होते ही हैं, तो वो और अत्यंत श्रेष्ठ फल देने लगेगा। अत्यंत श्रेष्ठ फल, सूर्य को ही ले लीजिए, लाभ में है, अति विशिष्ट कारक और उच्च के हो जाएं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएंगे। तो आप इन पॉइंटों को नोट करिए कि वो कितने ग्रह ऐसे हैं कि वो शत्रु राशि में है या मित्र राशि में, स्वगृही हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, किस स्थिति में है। अब इससे आप कैलकुलेट करके एक लाइन में साधारणतया जान लेंगे कि आपकी कुंडली में किस तरह की स्थिति बन रही है। अब मान लिया जाए कि बहुत सी ऐसी कुंडलियां हैं जिनमें गजकेसरी योग है, कोई महापुरुष योग है, अन्य बहुत सारे राजयोग हैं, कोई ऐसा राजयोग लगा हुआ है, तब भी एक उदाहरण से समझिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कारक और अति विशिष्ट कारक में यही अंतर है। एक उदाहरण से देखिए कि देव, गुरु, बृहस्पति, ये 9वें और 5वें के अति विशिष्ट कारक हैं। फलतः यहां कोई भी राशि हो वो अपना श्रेष्ठ प्रभाव देंगे। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा होता है जिसकी चर्चा आने वाले दिनों में मेरे दूसरे चैनल पर आप देखने वाले हैं, वो है नक्षत्र चर्चा, जिसमें बहुत कुछ और गहराई से हम इन बातों को समझेंगे। लेकिन अब मान लिया जाए कि जैसे जन्म कुंडली के 5वें में ही देव, गुरु अति विशिष्ट कारक हैं और उदाहरण से समझिए नीच के हो गए तो भी वो जातक को संतति सुख देने में सक्षम हैं। वो 5वें में भी नीच राशि में भी बैठ करके संतति सुख देंगे। अब ये अलग बात है कि संतति तो देंगे लेकिन संतान से सुख में हो सकता है कमी आएगी, संतान के साथ संबंध में कमी आएगी, लेकिन फिर भी नीच राशि में भी बैठे गुरु, क्योंकि अति विशिष्ट कारक है। तो ग्रह अति विशिष्ट कारक होगा तो अपना जो वो संपूर्ण प्रभाव रखता है वो अवश्य देगा। तो खोलिए अपनी कुंडली और मिला लीजिए ग्रहों के बारे में, कितने ग्रह कारक और कितने अति विशिष्ट कारक। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।